नमस्कार साथियों, मैं भंवर सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल मानसिंह क्लासेस दोसा पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आप सभी साथियों को मेरा राम राम सा, जय माता जी की, खम्बा गणिसा। तो इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने जिक्र किया था इतिहास की परिभाषा पर, इतिहास की डेफिनेशन। उसके साथ साथ एक टॉपिक ले लिया था अपन ने, राजस्थान का नामकरण। तो एक बार उसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं उसका। फटाफट से रिवीजन करने के पीछे मैं आपको कई बार यही तर्क बार बार देता हूँ कि चीज़ें याद होती है। आपकी शिकायत रहती है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही शिकायत रहती है कि हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता। याद नहीं होने के पीछे मेन रीज़न यही है कि आप पिछला जो पढ़ते हैं उसका दोहरान नहीं करते, उसका रिवीजन नहीं करते। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी टॉपिक को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसका जितना रिवीजन करोगे, जैसे सपोज दैट अपने टॉपिक लिया राजस्थान का इतिहास, उसके अंदर अपने इतिहास की डेफिनेशन पढ़ ली। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान का नामकरण। तो नेक्स्ट डे अपन जैसे ही राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे तो उससे पिछली जो क्लास है, इससे जो पिछली क्लास कौन सी थी, इतिहास की परिभाषा, इतिहास की डेफिनेशन थी, इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसको एक बार देख लो, एक बार उसको बारीकी सरसरी नज़र से देख लो। तो उससे क्या रहता है, वो चीज़ें वापस बार बार अपनी आंखों के सामने ऑब्जर्व होने से चीज़ें क्या हो जाती है, लंबे समय तक स्थायी दिमाग में स्थायी हो जाती है। तो आपको मेरा जो ये तर्क है समझ में आया होगा। तो करते हैं अपना फास्ट रिवीजन करते हैं अपना। तो अपना पहला टॉपिक था, उस दिन अपन पिछली क्लास में पढ़ा था इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, दोनों को साथ लेके चलते हैं। इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, मैंने इतिहास को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इतिहास को तो अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास को तो अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, HISTORY, हिस्ट्री कहते हैं। जो हमारा हिस्ट्री शब्द है ये किससे मिलकर बना था, यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया या हिस्टोरिका, इससे मिलकर बना था। क्या मिला था, इससे मिलकर क्या बना था, हिस्ट्री। ये कौन सी भाषा का शब्द है, हिस्टोरिया और हिस्टोरिका यूनानी भाषा का शब्द है। आपको रिवीजन कराने के पीछे मेरा तर्क यही है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अंत तक मेरी क्लास देखेंगे तो आपसे मैं वादा करता हूँ आपको हिस्ट्री कभी भूलने नहीं दूंगा मैं। हिस्ट्री के बारे में कहते हैं, हिस्ट्री रटना नहीं है, हिस्ट्री तो एक रचना है। हिस्ट्री तो रटना नहीं है, हिस्ट्री तो एक रचना है। तो आपको साथियों, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आपसे मैं वादा करता हूँ आपको पूरा इतिहास है ऐसा बता दूंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की जरूरत पड़ेगी। इतिहास तो मैं अंगुलियों पे बता दूंगा आपको। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, सारे आपको अंगुलियों पे बता दूंगा। तो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से मिलकर क्या बना है, हिस्ट्री, जिसका अर्थ क्या है, अर्थ देखते हैं। अर्थ तो था इसका ज्ञात करना, पुष्टि करना। हमको पता चला जो इतिहास है उसके अंदर तो हम क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे, ज्ञात करेंगे। जो ग्रंथ है, अभिलेख है, शिलालेख है, बड़े बड़े इतिहासकार है, डॉक्टर हीराचंद ओझा जी है, कर्नल जेम्स टोड है, देवव्रत है, स्मिथ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी इतिहास बनाया किन के आधार पर बनाया, एविडेंस के आधार पर। उनको एविडेंस को क्या किया, रिसर्च किया, उन पर रिसर्च करने के बाद अपनी हिस्ट्री बनी है। तो हिस्ट्री में क्या क्या करना पड़ेगा, अपना ज्ञात करना पड़ेगा। पुष्टि में, हिस्ट्री के अंदर पुष्टि करनी पड़ेगी, ज्ञात करना पड़ेगा उससे। तो आगे चलकर देखा अपन ने इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो अपने किसने किया था, हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कहाँ के थे रहने वाले, निवासी। ये तो निवासी थे यूनान के। फिर उसके साथ हेरोडोटस को इतिहास का पितामह क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था हिस्ट्री शब्द का। तो इनको क्या कहा गया, इतिहास का पितामह। इतिहास का पिता कह दो, जनक कह दो, या फादर कह दो। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद अपन देख लेते हैं, एक हल्की सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। भूतकाल या अतीत में, भूतकाल या अतीत में
किसी घटना का घटित होना ही इतिहास है। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे राके राके करके, उन्होंने एक नई परिभाषा दी, उन्होंने ये परिभाषा दी थी, भूतकाल या अतीत में किसी घटना का घटित होना ही इतिहास है। उसके बाद हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा अपन ने, सॉरी राके ने तो परिभाषा अलग दी थी, राके ने क्या परिभाषा दी थी, किसी घटना को वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही क्या है, इतिहास है। किसी घटना का वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। फिर आगे आपने देखा था हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इतिहास को दो भागों में बांट दिया था। एक बार देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास को दो भागों में बांटा था अपने, दो भाग में क्या कर दिया, एक भाग तो था इति और धन हास। इसमें इति का मतलब तो क्या था, इसी प्रकार, और हास का मतलब ऐसा ही हुआ होगा। फिर उसकी परिभाषा निकल के आई थी, अर्थात भूतकाल या अतीत में किसी घटना का घटित होना ही इतिहास है। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट देखा था इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमने देखा इतिहास पढ़ने से हमारे अंदर राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों का विकास हो जाता है, जिस राजनीतिक गुणों को सीखकर हम वर्तमान में किसी भी पद पर रहते हैं, किसी भी जगह पर हम स्टडी किस लिए कर रहे हैं, हम जीके इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि जैसे कोई टीचर बन जाए, कोई पुलिस में लग जाए, तो जो आदमी जिस थाने में है तो वो वहाँ की भौगोलिक सीमा के बारे में उसको जानकारी होना जरूरी है कि अपने थाने की सीमा कहाँ से लगती है। तो राजस्थान में पोस्टेड है तो उसको उसकी सीमा का पता नहीं है, तो फिर तो ये तो अजीब सी बात रहेगी ना उसके लिए। तो टीचर है तो टीचर को उसकी वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास का पता नहीं है, तो फिर वो टीचर अपनी नज़रों में तो टीचर नहीं रहा वो। तो इसलिए इतिहास पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो गया था, तो ये बता इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास से प्रशासनिक राजनीतिक गुणों का विकास हो जाता है, उनकी जानकारियाँ मिलती है, जिससे इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास को, इन चीज़ों को सबको मद्देनजर रखते हुए इतिहास को अपने बड़ी परीक्षाएँ जैसे IAS है, RS है, PCS है, जैसे बड़ी बड़ी एग्जामों के अंदर इतिहास सब्जेक्ट को शामिल कर दिया गया है। तो इतना पढ़ लिया, तो उसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद अपना था राजस्थान का नामकरण। जब तक मैं इसको मिटाता हूँ, हमेशा आपसे यही कहूँगा, हमेशा अपनी जो सब्जेक्ट है उसका एक बार फटाफट रिवीजन जरूर करना चाहिए। राजस्थान का नामकरण, जिसके अंदर अपन ने देखा था सबसे पहले तो बसंतगढ़ का अभिलेख, एक बसंतगढ़ का अभिलेख देखा था। बसंतगढ़ का अभिलेख कब का था ये, 625 ईस्वी का था, 625 ईस्वी का था। उसके साथ साथ ही कहाँ का था यह अभिलेख, सिरोही का। यह अभिलेख तो सिरोही में है। उसके साथ साथ इससे जानकारी मिली क्या, इसमें राजस्थान का क्या उल्लेख मिला था, राजस्थानी आदित्य। किसके अंदर मिला था सर्वप्रथम उल्लेख, ये बसंतगढ़ के अभिलेख में। फिर उसके साथ साथ एक जानकारी और मिलती है अपन को इसमें, इससे किसकी, कौन से राजा की शासक की जानकारी मिलती है, वर्मलात के सामंत थे। सामंत कौन थे, राजिल व सत्यसरा, जो कहाँ के थे, अर्बुद देश के स्वामी थे। सामंती व्यवस्था का उल्लेख भी इसमें मिलता है। इतनी जानकारी अपन बसंतगढ़ अभिलेख में मिली थी, राजस्थान का नामकरण। तो मेन इंपॉर्टेंट तो क्या था अपने लिए, राजस्थान का नामकरण था। तो उसके अंदर जो राजस्थान का बसंतगढ़ के अभिलेख से क्या मिला था अपन को, राजस्थान का क्या उल्लेख मिला था, राजस्थानी आदित्य। फिर उसके बाद देखते हैं एक था जॉर्ज थॉमस, इधर था विलियम फ्रैंकलिन। और इधर एक कर्नल टोड। तीनों को एक साथ ले लेते हैं अपन। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी या 19वीं शताब्दी के अंदर, ये डेट याद रखना, 1800 तो ईस्वी आएगा और शताब्दी 19वीं के अंदर क्या किया था, सर्वप्रथम मौखिक रूप से
मौखिक रूप से। राजपुताना शब्द दिया था, जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने कौन से रूप में दिया था? 1805 में लिखित रूप में। लिखित रूप में किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना। राजपुताना, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल टोड ने कब किया था? कर्नल टोड ने किया था 1829 में। आपको दिख रहा है साथी? 1829 में किस शब्द किया था? रायथान या राजस्थान, रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड। मराठा सेना में क्या थे? सेनापति। कौन से सेनापति थे? भाड़ायाती सेनापति थे। उसके साथ साथ इन्होंने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था? आक्रमण उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। इस जगह पे इन्होंने क्या किया थे? युद्ध। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, किन्होंने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मिलिट्री में, यहाँ लिखता हूँ साथी। इनके ऊपर पुस्तक किन्होंने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। क्या लिखी थी? मिलिट्री में मो जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। किनके ऊपर लिखी थी? जॉर्ज थॉमस के ऊपर। एक बार दोबारा देख लेते हैं ध्यान से। जॉर्ज थॉमस को देखो, अपन को क्या है, जब भी आप शॉर्ट रिवीजन करो, शॉर्ट रिवीजन तो कीवर्ड बना लिया करो। जैसे जॉर्ज थॉमस लिख लिया, उसके बाद विलियम फ्रैंकलिन लिख लिया, कर्नल टोड लिख लिया। अब इनसे जुड़ी कौन कौन सी बातें थी? जैसे 1800 19वीं शताब्दी सर्वप्रथम मौखिक रूप से क्या दिया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। जबकि विलियम फ्रैंकलिन 1805 के अंदर लिखित रूप से याद रखना, विलियम फ्रैंकलिन ने तो कौन से रूप में दिया था? लिखित रूप में। जबकि जॉर्ज थॉमस ने कौन से रूप में दिया था? मौखिक रूप से। इन दोनों को डिफरेंट का जरूर याद रखना साथियों में। उसके साथ ये पूछा जाता है बार बार में, जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने सर्वप्रथम जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था वह उस टाइम कौन सी शताब्दी थी? तो आप क्या कहेंगे? 19वीं शताब्दी थी। अगर आपसे पूछा जाए तारीख ईस्वी तो आप 1800 बताएंगे। उसके साथ विलियम फ्रैंकलिन ने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखित रूप से कब दिया? क्या कहेंगे? 1805 के अंदर दिया। फिर उसके बाद कर्नल टोड ने राजस्थान राजस्थान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया 1829 के अंदर। ठीक है साथियों, इतना हुआ। तो अपन ने एक बार पढ़ा, जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के थे। और मराठा सेना थी उसके अंदर भाड़ायती सेनापति थे। इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर। जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी थी 1805 में। किन्होंने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। अब आगे बात करते हैं विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इनके बारे में इतनी डिटेल और कुछ नहीं है, बस इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम इनके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, याद रखना आप, मिलिट्री मेमोयर्स। आप साथियों ये बुक ऐसे हैं, जैसे ये बुक है ना, इनका नाम ऐसा है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। अपने कर्नल जेम्स टोड की बुक आई एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। इन बुकों को आप जितनी बार लिखोगे नोटबुक में, जितनी बार लिख कर याद करोगे, उतना ही ये उतनी अपने मुंह पर लाओगे बार बार, तो ये चीज़ें अपने लिए सरल हो जाएगी। इन चीज़ों को जितनी बार लिखोगे आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बुकों को नाम है ना उनको अपनी नोटबुक के अंदर दर्ज करें और बार बार मनन किया करो। किसी भी जैसे ऐसे कठिन सब्जेक्ट है, जो कठिन बुक है, ऐसे कठिन वर्ड है, उनको आप बार बार मनन किया करो। जैसे कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में चले गए, रोटी बना रहे हैं रूम पे, कमरे पे रोटी बनाते टाइम याद कर ली, किताब खोली, लिख ली, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान, ऐसे बार बार याद करो। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ, ऐसे याद करो। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ऐसे याद करो बार बार, तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। कर्नल टोड को अभी जगह नहीं है, कर्नल टोड को बाद में बताता हूँ। अट्ठारह 29 में राजस्थान संघ।
कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के अंदर 1782 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में पीए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इसको भेजा था। इसकी सर्वप्रथम नियुक्ति मेवाड़ में हुई थी। मेवाड़ में कहाँ हुई थी? भीम सिंह सिसोदिया, ध्यान रखना, भीम सिंह सिसोदिया। फिर बाद में भीम सिंह सिसोदिया के प्रयासों से, भीम सिंह सिसोदिया के प्रयासों से 12 नवंबर, और कई बार याद ध्यान रखना साथियों, ये जो 12 नवंबर यहाँ पर जनवरी भी आती है, 12 जनवरी 1818 में भीम सिंह कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से 12 नवंबर 1818 में भीम सिंह सिसोदिया ने क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी, सहायक संधि। उसके साथ इनके गुरु का नाम था, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञान चंद्र। ये कर्नल जेम्स टोड खुद का गुरु किसको मानते थे? यति ज्ञान चंद्र को मानते थे। उसके बाद देखते हैं इनकी बुक का नाम, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नीचे का साथियों आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटाता हूँ और इसका दूसरा नाम लिखता हूँ। इस बुक का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड बुक का नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। इतना हो गया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, और फिर इसके साथ साथ इनको कहते हैं क्या? घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक। कर्नल जेम्स टोड को ध्यान रखना, आपको कर्नल जेम्स टोड से जुड़ी एक एक बातें याद रखनी है। कर्नल जेम्स टोड बहुत परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसकी एक एक बात याद रखनी है। जैसे देखो, सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म कब हुआ? स्कॉटलैंड 1782 के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत है उसके अंदर इनको वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में पीए के रूप में, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भेजा। फिर इसके बाद इनको सर्वप्रथम इनकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे की? मेवाड़ के अंदर की। मेवाड़ में भी कहाँ पे की? भीम सिंह सिसोदिया के दरबार के अंदर की थी। कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से भीम सिंह सिसोदिया ने 12 नवंबर 1818 को सहायक संधि कर ली। आपको मैं इसका अंतर आगे चलकर बताऊंगा, संधि और सहायक संधि में अंतर क्या होता है। फिर उसके साथ इन्होंने संधि कर ली। फिर इनकी दो बुक थी। प्रथम बुक इन्होंने लिखी थी 1829 के अंदर। इसी बुक के अंदर जो अपने राजस्थान का नाम करना, उसमें राजस्थान का उल्लेख मिलता है, राजस्थान या राजस्थान उल्लेख मिलता है। इस बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और दूसरी बुक है पश्चिम भारत की यात्रा, इसका दूसरा नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। तो इसके साथ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद राजस्थान का नामकरण, उसके बाद है राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति वाला टॉपिक है, उसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के अंदर भी अपन लेंगे मेवाड़ की गोहिल, मेवाड़ का इतिहास। इसको देखते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अभी रुक जाओ, जब तक मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। साथियों, जो अपना जितने भी राजवंश हुए हैं, जितनी भी रियासतें हुई है, मारवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत है, टोंक रियासत है, धौलपुर रियासत है, भरतपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, चौहानों की रियासत है, जिसके अंदर से अगर इतिहास माना जाता है सबसे रिच और सबसे शानदार, और इतिहास को पढ़ने में मजा आता है, तो सबसे शानदार और सबसे अच्छा इतिहास है तो मेवाड़ का है साथियों। तो देखते हैं मेवाड़ के इतिहास को आज। मेवाड़ के इतिहास में देखते हैं। सबसे पहले मेवाड़ क्या है? ये मेवाड़, भाई अपन जिस जगह का इतिहास पढ़ रहे हैं, मेवाड़ क्या है? सबसे पहले तो देखेंगे मेवाड़ है क्या। भाई इस जगह का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा होगा? कुछ न कुछ तो इसके पीछे रीजन रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी तो उसका नाम मेवाड़ पड़ा है। तो कारण ढूंढा, अपने कारण का पता चला, मेवाड़ का नाम रहा था मेर। यहाँ पर क्या थी? मेर जाति की अधिकता थी। मेर जाति की अधिकता के कारण, मेर जाति की अधिकता के कारण इसका पहला क्या हुआ? मेर से इसका हुआ था पहले मेद पाट, मेद पाट से धीरे धीरे होगा मेवाड़। आपसे कोई पूछे मेवाड़ का नाम
जो वर्तमान में मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे हुआ, तो आप कहेंगे मेवाड़ के अंदर पहले मेर जाति रहा करती, मेर जाति की अधिकता के कारण यहाँ पर मेर से क्या हुआ, मेदपाट, मेदपाट से मेवाड़ हुआ। ठीक है साथियों, इतना अपन को ओनली इसी चीज़ के बारे में जानना था, मेवाड़, मेवाड़ कैसे बना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेवाड़ के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी, मेवाड़ के अंदर कौन सी रियासत थी। मेवाड़ के अंदर रियासत थी गुहिल रियासत। मेवाड़ में कौन सी रियासत थी, गुहिल। मेवाड़ में कौन सा वंश था, गुहिल वंश। सुनो साथियों, गुहिल के जो गुहिल वंश है उसकी, गुहिल वंश की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, गुहिल ने, गुहा ने या गुहादित्य ने। आपको ध्यान रखना, कभी भी ऑप्शन के अंदर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है गुहिल वंश की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन में आपके यहाँ आ सकता है गुहिल भी आ सकता है, गुहा भी आ सकता है, गुहादित्य भी आ सकता है। तो आपको तीनों नाम याद रखने साथियों। उसके बाद देखते हैं गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट आगे देखते हैं गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल है। बात आती है गुहिलों ने मेवाड़ पर कब से कब तक राज किया था, कब तक शासन किया था। तो बात निकल के आती है गुहिलों ने यहाँ पर खुद की नींव रखी थी छठी शताब्दी से लेकर 1947 तक। सबसे लंबे आपसे पूछा जा सकता है कई बार परीक्षा के अंदर, छठी शताब्दी से लेकर 1947 तक सबसे लंबे राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत, कौन सा राजवंश, कौन सा वंश जिसने सबसे लंबे समय तक मेवाड़ के अंदर शासन किया, तो सबसे ज़्यादा शासन किया गुहिल वंश ने। ठीक है साथियों, उसके साथ देखते हैं नेक्स्ट, जो गुहिल है इनका क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में मेवाड़ कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। भौगोलिक विस्तार, बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। मेवाड़ कितने क्षेत्र में होकर फैला है, कौन कौन सी जगह पे मेवाड़ कहलाता है। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, मेवाड़ की सीमा बताएं, मेवाड़ किन किन जिलों में होकर फैला है। तो देखते हैं मेवाड़, सबसे पहले बात आती है मेवाड़ चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। उसके बाद आ जाएगा अपने राजसमंद के बाद आ जाएगा उदयपुर। उसके बाद एक नया जिला बन के आया है अपना सलूम्बर शाहपुरा के आस पास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मेवाड़ कहलाएगा। आसपास का क्षेत्र मेवाड़। दोबारा ध्यान से देखें, अगर आपसे पूछे मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार किन किन जिलों में फैला हुआ है, मेवाड़ का विस्तार कहाँ कहाँ पर किन किन जिलों के अंदर है, तो आप क्या बताएंगे, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा। इन जिलों को शामिल किया गया किसके अंदर, अपने मेवाड़ के अंदर। इससे पहले जब अपने ये 33 जिले थे,
अब तो बढ़कर कितने जिले बढ़ गए, 17 जिले और बढ़ गए, 17 जिले बढ़कर कितने जिले हो गए, 50 हो गए। 50 जिले बढ़ने के बाद जो ये उदयपुर से कौन निकला है, सलूम्बर निकला है, और अपने भीलवाड़ा से क्या निकला है, शाहपुरा निकला है। तो अब इनको भी काउंट किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जिले हो गए इसके अंदर, 7 जिले। लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, जैसे अपने कुछ साथी हैं, जैसे अपने इधर पश्चिमी राजस्थान के हैं, कुछ साथी अपने पूर्वी राजस्थान के हैं, तो उनको क्या होता है, दक्षिणी राजस्थान की नॉलेज कम होती है, तो उनसे पूछा जाता है, तो भाई उनसे कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाए या ऐसे क्लास के अंदर पूछा जाए कि आप बताओ मेवाड़ के भौगोलिक विस्तार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो शुरू कर देते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बहुत ही आगे तक निकल जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अभी यहीं पर बता देता हूं, जो अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ये क्षेत्र अपने इसमें नहीं आता, किसमें नहीं आता, मेवाड़ में नहीं आता, ये क्षेत्र आता है बांगड़ क्षेत्र के अंदर, वागड़ 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 वागड़, ओनली वागड़। वागड़ में कौन कौन से आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कई बार साथी क्या है, खुद की एक रो में डूंगरपुर बांसवाड़ा सबको लपेट देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पर्टिकुलर याद रखना है। जो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, शाहपुरा। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको याद। और कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ में शामिल नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। उसके साथ मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं बता दूं, जो ये क्लास यहाँ पे ली जा रही है, उसके साथ साथ जैसे क्लास कंप्लीट होती है तो आपको मेरा एक चैनल बना हुआ है मानसिंह क्लासेज, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, तो वो जो अपना यूट्यूब चैनल के अंदर अबाउट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर इनकी सबकी क्लास होने के बाद तुरंत पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। और बेटर रहेगा, साथ साथ आप क्लास लेते टाइम भी अगर इसको साथ साथ लिखते रहें, तो उससे क्या है, लॉन्ग टाइम तक माइंड में रुका रहता है, स्थायी हो जाती है, याद रहती है, याद भी लंबे समय के लिए रहती है। तो मेरा मानना तो यही है, आप साथ साथ लिखे भी इनको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम यह लिख देता हूं मैं। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या थे, इससे पहले मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था, तो एक नाम था सीवी जनपद, दूसरा नाम था अपना मेदपाट, उसके बाद तीसरा नाम क्या था, आप बताओ, तीसरा नाम क्या था, प्रागवाट। साथियों जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताऊंगा आपको रटाऊंगा नहीं, मैं पहले कह चुका हूं, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास तो एक रचना है। तो इसका जानेंगे सबसे पहले सीवी जनपद, जो मेवाड़ का प्राचीन नाम था उसका नाम सीवी जनपद क्यों था, मेदपाट क्यों था, प्रागवाट क्यों था, तो देखते हैं। सीवी जनपद एक क्या थी, सीवी जनपद एक महाजनपद बोल दो जी, ये उदयपुर का प्राचीन नाम था सीवी, उदयपुर का प्राचीन नाम, उदयपुर का प्राचीन नाम शुरू में क्या था, इधर आपको दिख नहीं रहा साथी, उदयपुर का प्राचीन नाम था सीवी, सीवी कह दो या कीवी कह दो, उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी कीवी, तो उसके नाम पर क्या पड़ गया, सीवी। और ये सीवी जनपद था तो उसकी एक राजधानी हुआ करती थी, राजधानी का नाम बताता हूँ आपको, सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की, काफी बार परीक्षा में पूछा गया सीवी जनपद की राजधानी क्या है, तो सीवी जनपद की राजधानी जो मध्यमिका थी वो भी पहले कहाँ थी, मेवाड़ के अंदर थी, तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, क्या नाम था, मध्यमिका, जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, नगरी, वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, नगरी, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं मेदपाट, मेदपाट कैसे नाम पड़ा, तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मेदपाट क्यों था, मेर जाति की अधिकता के कारण, मेर जाति की अधिकता के कारण क्या पड़ गया, मेर से मेदपाट, मेर से क्या हो गया, मेदपाट से मेवाड़ हो गया था, मैंने बताया था। प्रागवाट मेवाड़ी, जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ या ऐसे कह दें यहाँ का जो भूभाग है बहुत कठोर है, यहाँ का भूभाग क्या है, कठोर, भूभाग कठोर या पहाड़ी क्षेत्र के कारण, कठोर या पहाड़ी क्षेत्र के कारण क्या हो गया, प्रागवाट हो गया, इतना आप लोगों को पता पड़ गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
मेवाड़ वालों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी?